हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। अगर आप क्लास 10 देने वाले हैं 2026 में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं आता तो दोस्त ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इससे आप बिल्कुल हूबहू प्रश्न देखेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। और मैं आपके सारे जितने सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का बेसिक चीज़, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए बायो का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है भैया, बायो का मतलब होता है जीव जंतु। तो जितने भी जीव जंतु हैं, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो जब हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। अगर आप क्लास 10 का देखिएगा, ठीक है, क्लास 10 का आप लोग अगर देखें तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको। लाइफ प्रोसेस इसका मतलब क्या है, जिंदगी को चलाने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ऐसा क्रिया जिससे जीव जिंदा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप भोजन ग्रहण नहीं कीजिएगा तो आप मर जाइएगा, सांस नहीं लीजिएगा तब भी जिंदा नहीं रहिएगा, उस बेकार पदार्थ जो शरीर में चीज़ बनता है वो नहीं निकालिएगा बाहर तब भी मर जाएगा। तो याद रखना है जैव प्रक्रम किसको कहेंगे, लाइफ को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। याद रखना है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। और इसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो है भैया, अगर कोई जीवी है, ठीक है, मान के चलिए ये मोनू है, ठीक है, और इसको अगर जिंदा रहना है तो इसको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, इसको जरूरत पड़ेगा ऊर्जा का। और ऊर्जा इसको कहाँ से मिलेगा, भोजन से। भोजन ग्रहण करेगा, उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण। तो याद रखना है इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग पोषण, पोषण जो है इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोल देते हैं। और आपको पता होना चाहिए पोषण हम जिस प्रक्रिया से ग्रहण करते हैं, ठीक है, जीव जो है पोषक तत्व जिस क्रिया से ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में खाना बनता है, रोज़ क्या दालें बनता है, चावल ही बनता है, रोज़ देखते होंगे कभी सोयाबीन बनता है, कभी दही बनता है, कभी कुछ बनता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसमें पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है। और उसी को हम लोग लेते हैं, खाते हैं, तो याद रखना उसको पोषण कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पोषण जो है, अच्छा एक बात बताओ भाई, ठीक है, क्या पौधा जो है और जीव जंतु जो है, इंसान जो है, क्या वो सेम तरीक़ा से भोजन करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा पौधा जो है, आपने पौधों को देखा होगा, क्या पौधा आज तक आपसे आया है कि भाई रोहित भाई थोड़ा मसाला दे दो तो, रोहित भाई थोड़ा सा हमको हल्दी दे दो तो, रोहित भाई थोड़ा तेल दे दो तो, नहीं। लेकिन जीव जो है आपको पता होना चाहिए, हम लोग जाते हैं कि हाँ भैया आम लेना है, पौधा के पास जाएंगे, मांस लेना है, मुर्गा के पास जाएंगे, ठीक है, या कुछ भी चीज़ जैसे तेल लेना है तो वहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधा लोग जो है, ठीक है, वो सब खुद से खाना बनाता है, स्वयं से भोजन बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी, या इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, ठीक है, ये पौधा क्या है, पौधा जो है अब क्या है, पौधा आपसे कभी खाना मांगने आया है आज तक। हमारी मम्मी, आपकी मम्मी, सबकी मम्मी खाना बनाती, किचन में आया पौधा मांगने के लिए, मम्मी थोड़ा सा हमको भी तेल मसाला दीजिए, तो नहीं। इसका मतलब है पौधा खुद से खाना बनाता है, ठीक है। तो जो पौधा खुद से खाना बनाता है इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषण, ठीक है। और जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परपोषण। क्या बोलते हैं इसको, परपोषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग को खाने बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैस चालू करना पड़ेगा, फिर जलाना पड़ेगा, फिर लोहिया डालेंगे तब ना खाना बनेगा। तो इसी तरह से पौधा क्या करता है आपको पता होना चाहिए, सूर्य प्रकाश का उपस्थिति में खाना बनाता है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ आप देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक चीज़, ठीक है, यहाँ देखिए गौर से देखिए, ये देखिए ये है सूर्य, और सूर्य से निकल रहा होगा सूर्य प्रकाश, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये देखिए यहाँ पे जड़ है पौधा का, पौधा का जड़ जो है यहाँ से पानी आ जाएगा, ठीक है। और वातावरण में चारों तरफ आपको पता होना चाहिए गैस का जो बंडल है हमारे चारों तरफ होता है हमेशा, ठीक है। वहाँ से इसको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए जब पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ देखिए सनलाइट से क्या मिलेगा, सूर्य से क्या मिलेगा, सूर्य प्रकाश मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पौधा को मिल गया पानी, इधर से सूर्य लाइट मिल गया, यहाँ से CO2 मिल गया। तो अब बताइए यहाँ देखिए नमक भी मिल गया, तेल भी मिल गया, मसाला भी मिल गया। अब पौधा क्या करेगा, इसको गर्म करेगा और खाना बना लेगा। तो उसी तरह से याद रखना है पौधा क्या करेगा, यहाँ देखिए सूर्य प्रकाश से सूर्य का लाइट ले लेगा, पौधा हरा होता है। बताइए तो किस कारण से, आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल के कारण से। किस कारण से, क्लोरोफिल के कारण से, ठीक है। और यहाँ पौधा लेगा, यहाँ से जड़ ले लेगा। तो जब ये तीनों मिल जाएगा ना उसके बाद पौधा क्या बना लेगा, ऑक्सीजन, और क्या बना लेगा, ग्लूकोज। बस हम बोल देंगे कि पौधा खाना बना लिया। यहाँ देखिए, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, सूर्य प्रकाश लिया और क्या लिया, क्लोरोफिल लिया, और उसके बाद देखिए क्या बना, ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में भी खाना जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, तो पौधा के शरीर में भी रहता है, ठीक है। एक बात और आपको बताना होगा, खाना बनाने के लिए दोस्त हम लोग कहाँ जाते हैं खाना बनाने के लिए, घर का एक भाग में खाना बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किचन। तो याद रखना है आपको, पौधा जो है इसका अगर बोलेगा किचन कौन सा है, तो बताइए पौधा का जो खाना बन रहा है कहाँ बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे पत्ती में बन रहा है, तो इसको पौधा का जो पत्ती होता है ना उसको हम लोग पौधा का बोल देते हैं किचन। क्या बोल देते हैं दोस्त, किचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन बोल देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्वपोषण देख लिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने ये मतलब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताइए सर, पौधा जो है इसके पास तो हम कोई अंग उंग नहीं देखे हैं, तो ये कैसे सर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। आपको पता होना चाहिए, पत्ता को अगर आप बहुत जूम से देखिएगा तो इसका पत्ता छोटा छोटा छेद दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं दोस्त, स्टोमाटा, ठीक है। और इसी स्टोमाटा से आपको पता होना चाहिए पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, देता है, ठीक है। इतना बात याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो गैस का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, लेना देना करता है, वो कहाँ से करता है, स्टोमाटा से। और स्टोमाटा कहाँ मिलेगा, पत्ता का छोटा छोटा छेद जो होता है उसको स्टोमाटा बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखना है हम लोग को परपोषण, ठीक है। आपको एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए, सबसे पहले बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो भी दूसरे से खाना लेता है, तो क्या हम ही जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग खाना हाथ से खाते हैं, ठीक है, क्या बैक्टीरिया के पास हाथ है, नहीं। उसी तरह से जैसे बहुत सारा जीव है, उसको खाना कैसे खाता है, तो सबका खाना खाने का, क्या सब जीव एक जैसा है, नहीं, अलग अलग है, तो सभी खाना भी कैसे खाएंगे, अलग अलग से। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है मृत जीवी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है मृत जीवी, तो ऐसा जीव, ठीक है, जो भोजन कैसे ग्रहण करेगा, सड़ा हुआ या मरा गला, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फंगस याद रखना है, ईस्ट याद रखना है, मशरूम याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताओ मृत जीवी का मतलब क्या होता है बबुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मृत मतलब क्या भैया, मरा हुआ, और जीवी मतलब जीव, तो जो भोजन को ग्रहण करता है कैसा, सड़ा गला मरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी। क्या बोल देते हैं हम लोग, मृत जीवी, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, फंगस, ईस्ट, मशरूम, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला जो है वो है परजीवी। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, परजीवी। पर मतलब पराया, पराया मतलब क्या, पराया मतलब क्या, पराया मतलब क्या, दूसरा। तो आपको याद रखना है, जो भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता है हमेशा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं दोस्त, पैरासाइट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि आपका जो सर है, ठीक है, उसमें बहुत सारा जू आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ढीला बोल देते हैं, ठीक है, वो होता है माथा में, तो उसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के ऊपर वो क्या करता है, रह के हम जो खाना खाते हैं वही वो भी खाता है। तो याद रखना है, परजीवी का उदाहरण हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, परजीवी का। किसका उदाहरण हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, परजीवी का, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। याद रखना है, तो मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको समझना होगा मेरे दोस्त, प्राणी समपोषण। देखिए नाम से पता चल रहा है, प्राणी सम, प्राणी सम। तो याद रखना है, जो भोजन को कैसे ग्रहण करेगा, पहले खाएगा, पचाएगा, फिर उसको बाहर कर देगा, तो जो जीव ऐसा करने में सक्षम होगा, याद रखना है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राणी समपोषी जीव है। वो कौन सा जीव है, प्राणी समपोषी जीव है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होंगी। चलिए तो आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा सारा पोषण, स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण। यहाँ देखिए, अब एक बात बताओ दोस्त, क्या सब जीव एक जैसा है, बिल्कुल नहीं है। कुछ जीव ऐसा है जो जिसके पास एक कोशिका है और वो एक बार में एक ही काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं उसको, एक कोशिकीय जीव, क्योंकि ये एक समय पे एक काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। इसी तरह से बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे, जो एक ही समय बहुत सारा काम कर लेता है। जैसे अभी आप बैठे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ठीक है, लिख रहे होंगे, तो आप बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकता, वो एक समय पे एक ही काम करेगा, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होगा, ठीक है, कि ये खाना कैसे खाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि भैया ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसके पास अंग तो विकसित होगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ये है अमीबा। और अमीबा के चारों तरफ आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं सूडोपिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं इसको, कूटपाद। और यहाँ पे इसी से आपको पता होना चाहिए खाना को ही ग्रहण कर लेता है, और खाना को इसको पचाने के लिए हमारी तरफ पेट वेट नहीं है, ठीक है। इसके पास एक अंग, एक छोटा सा अंगक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजधानी। क्या बोलते हैं, राजधानी। और ये राजधानी के माध्यम से क्या करता है, खाना को खाता है और क्या करता है, पचाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये बात को भूलना बिल्कुल नहीं है। तो एक कोशिकीय जीवों में आपको पोषण समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीयों में, ठीक है। बहुकोशिकीय, जैसे बहुकोशिकीय कौन सा हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है। ये लोग खाना कैसे ग्रहण करता है, तो आपको ये बिल्कुल बारीकी से समझना है और बिल्कुल अच्छे तरीका से समझना है। यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो जीव आपको दिख रहा है ये मनुष्य है, ठीक है। आपको तो ये तो पता ही होगा। चलिए
अब यहाँ पे आपको मैं ये समझाता हूँ कि भैया ये खाना को कैसे खा लेता है। तो आपको सबसे पहले पता है खाना को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को मुंह के थ्रू खाना को पेट में पहुँचाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है खाना कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले खाना जाएगा दांत के पास, सबसे पहले खाना जाएगा इसमें ई वाला भाग में, इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं इसको, मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर अगर आप देखिएगा तो आपको 3 चीज़ मिलने देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले क्या क्या मिलेगा, यहाँ देखिए दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा और लाड़ ग्रंथि मिल जाएगा। अब दांत का तो काम आपको पता है, ये दांत क्या करता है, पीसता है, काटता है, ठीक है। और दांत जो है 4 प्रकार का होता है, कौन कौन, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। दांत 4 प्रकार का होता है। तो दांत क्या किया, देखिए खाना खाएं, दांत यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है। जीभ क्या करेगा, उसको पीछे लेके जाएगा। और यहाँ पे होता है लाड़ ग्रंथि, लाड़ ग्रंथि क्या करेगा, लार निकालेगा ताकि खाना लसलसा बन जाए। तो अब दांत जो है तोड़ दिया है खाना को, जीभ जो है खाना को अंदर ले लिया है, और लाड़ जो है क्या लाड़ ग्रंथि क्या निकालेगा, लार निकालेगा। और लार जो है क्या होता है, यहाँ देखिए लार जो है आपको पता होना चाहिए, लार जो है एक द्रव है, एक लिक्विड है जिसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। कौन सा, एमाइलेज, आपको याद रखना है। और इसका पीएच मान 6.8 होता है, ये भी आपको बनाना याद रखना है। और ये खाना को क्या करता है, लसलसा बनाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले खाना जो हम ग्रहण करेंगे मुख गुहा से ग्रहण करेंगे। तो मतलब दांत तोड़ दिया, इसको जीभ अंदर ले लिया और लाड़ ग्रंथि खाना को लसलसा बना दिया। और खाना यहाँ देखिए तो धीरे धीरे नीचे उतरेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ का जो पाइप है ये कभी इधर जाएगा, ये कभी इधर जाएगा, ये ठीक है, कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। इस पाइप को यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, जो पाइप के अंदर जो गति हो रहा है उस दौरान यहाँ पे कभी ये फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है। जो गति हो रहा है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। और ये जो पाइप आपको दिख रहा है जो मुंह को पेट के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, ये मुंह को जो पेट के साथ जोड़ने वाला जो पाइप है इसको बोलते हैं ग्रासिका, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओसेफेगस, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझ चुके हैं कि खाना हम लोग मुंह से खा लिए, ठीक है, मुंह से खा लिए हैं, ठीक है। और दांत जो इसको तोड़ दिया, जीभ अंदर लेके आ गया। चलिए यहाँ पे आएगा खाना, धीरे धीरे नीचे उतरेगा, जिस पाइप से नीचे उतरेगा उसको ओसेफेगस बोलते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे कहाँ जाएगा, पेट में, पेट में आएगा खाना। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा पेट के बारे में यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अमाशय के बारे में देख लीजिए, अमाशय को ही पेट बोल देते हैं। यहाँ देखिए अमाशय में क्या होना चाहिए, अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए अमाशय जो है इसका आकृति कैसा है, यहाँ देखिए तो जे की तरह। तो याद रखना है अमाशय जो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जे आकार का है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जठर ग्रंथि मिलता है। दोस्त मेरे आपको समझना पड़ेगा एक चीज़ कि ग्रंथि का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रंथि जो है हमारा शरीर का जो है ना स्पेशल कोशिका होता है, ठीक है। हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर का, ठीक है, स्पेशल कोशिका होता है, ठीक है, स्पेशल कोशिका जो कि स्पेशल काम करता है, ठीक है। आप एक बात बताइए, खाना जो है हमारा मुख में पहले ही टूट चुका है लेकिन फिर भी उसको पेट में तोड़ा जाता है, तो कुछ स्पेशल चीज़ होगा तभी ना टूटेगा। तो याद रखना है आपको। चलिए, तो अमाशय के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा अमाशय जो होता है, पेट जो होता है, ठीक है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक, स्टोमक बोलते हैं, ठीक है, हम स्टोमक बोलते हैं। तो खाना यहाँ मुंह टूट चुका है, पेट में आ चुका है, तो पेट में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए पेट का आकृति जे शेप का होता है और इसमें जठर ग्रंथि मिलता है। यहाँ पे मिलता है जठर ग्रंथि। और ये ग्रंथि क्या करता है, ये 3 प्रकार का केमिकल को निकालता है। सबसे पहले एक अम्ल निकालता है जिसका नाम है HCl। अच्छा, अम्ल ही क्यों निकालता है, क्षार क्यों नहीं निकालता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अम्ल जो है ना वो तोड़ देगा खाना को बहुत भाग में, ठीक है। चलिए, अम्ल जो है निकाल दिया ये पेट, ठीक है भैया, अम्ल निकाल दिया, अम्ल निकाल दिया, अम्ल निकाल दिया, अम्ल निकाल दिया, तो खाना जो है और टूट गया, ठीक है। इसमें और आपको पता होना चाहिए जो पेट होता है इसमें बहुत सारा एंजाइम भी होता है। जैसे पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो कि यहाँ पे मिलता है, वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, उसी तरह से प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पे खाना खा लिए, यहाँ पेट तक आ गया, यहाँ HCl खाना को तोड़ना चालू कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए पेप्सिन निकलने लग गया, वो प्रोटीन का पाचन करने लगा और धीरे धीरे खाना यहाँ नीचे उतरेगा। और नीचे उतरते हुए खाना पहुँच जाएगा छोटी आंत में। कहाँ पहुँचेगा, छोटी आंत में। और जैसे ही छोटी आंत में खाना पहुँचा, यहाँ पे उसका स्वागत कौन करेगा, आपको पता होना चाहिए। छोटी आंत में छोटा छोटा हाथ की तरह स्ट्रक्चर होता है, आपका उंगली देखिए, और उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं उसको, विली बोलते हैं। और फिर खाना यहाँ देखिए ऐसे छोटा यहाँ पे होते हुए से बड़ी यहाँ से निकल जाएगा। तो सर जी एक बात बताइए, फिर ये लीवर का है, ठीक है, ये लीवर का है यहाँ पे देखने के लिए है, नहीं सर जी देखने के लिए नहीं है। ये जो लीवर है इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखिए खाना जो है यहाँ से नीचे आया पेट में, ठीक है। अब यहाँ पे अम्ल है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये जो लीवर है ये क्या बनाने का काम करता है, ये बनाने का काम करता है पित्तरस। कौन सी बनाता है, पित्तरस। क्या बनाता है, पित्तरस। और पित्तरस जो है इसको जमा करता है पिता से। क्या करता है, जमा पिता से। ये जो पित्तरस होता है ना, आपको पता होना चाहिए क्षार होता है। कैसा होता है, क्षार। और ये जो खाना यहाँ पे था कैसा होता है, अम्ल। और आपको पता है जब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बन जाता है, लवण और जल बन जाता है। इसीलिए खाना को बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए
लीवर से क्या निकलता है, पितरस, क्या निकलता है, पितरस निकलता है। और यहाँ पे एक छोटा सा भाग आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। और ये क्या निकलता है, ये एक एंजाइम निकलता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिए छोटी आंत के बारे में, क्योंकि ये बहुत एग्जाम्पल मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटी आंत, इसका आकार जो है 6 मीटर का होता है। और आपको पता होना चाहिए, दिख रहा है छोटा, लेकिन याद रखना है नहीं छोटा है, सबसे लंबी है हमारे शरीर का। पूछेगा आपसे कि आहार नाल जो है उसका सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत, ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि पितरस जो है, ठीक है, वो कौन निकालता है, लीवर निकालता है। कौन निकालता है, लीवर निकालता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग छोटी आंत के बारे में बात कर रहे थे। छोटी आंत में जो है उंगली की तरह छोटा छोटा रचना होता है, इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको, विली। और यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और वसा का भी पाचन करता है। देखिए हम जो खाना खाते हैं उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है, और तीनों का पाचन छोटी आंत में होता है। इसीलिए याद रखना आपको, खाना का पूरा तरीका से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। दोस्त मेरे, जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी कैसा होता है बताइए, रोटी हार्ड होता है, लेकिन जब हम हमारे मुंह के अंदर रोटी चला जाता है तो उसके बाद वो टूट के देखें कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना खाते हैं, उसको शरीर, उसको छोटी आंत ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड के रूप में टूट जाता है, और वसा जो है वो लिपिड के रूप में टूट जाता है। इतना को बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब थोड़ा यकृत के बारे में देख ले। यकृत मतलब लीवर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है ये। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। और ये जो है पितरस बनाने का काम करता है। और पितरस क्या करता है, खाना को बैलेंस करने का काम करता है। याद रखना, बनाता है पितरस, जहर बनाता है लीवर, लेकिन भैया रखता नहीं है, वो दे देता है पिताशय को रखने के लिए। लो भाई तुम्हारा कॉमन रखेंगे, ये बड़ा बॉम्ब वाला चीज़ है, ठीक है। और अग्नाशय जो है ये आपको याद रखना है। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय निकालता है हार्मोन भी, एंजाइम भी। कौन सा हार्मोन निकालता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, हमारा खाना में जो चीनी आ रहा होता है ना, उसका मात्रा को कंट्रोल करता है। तो आप लोग सुने होंगे कोई आदमी क्या होता है, चीनी का बीमारी, कहने का मतलब है उसका जो चीनी का लेवल है ना वो बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ठीक है। ये कब होता है, जब इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाता है। और इस तरह से दो एंजाइम भी निकलता है, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को पचाता है। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों का पाइप जो है ना, यहाँ देखिए छोटी आंत में जुड़ा हुआ रहता है, ताकि भैया तुम बैलेंस होते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद छोटी आंत का काम खत्म, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में। अब बताइए, खाना का कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया गया है, प्रोटीन निकाल लिया गया है, वसा निकाल लिया गया है, तो खाना में क्या बचेगा, खाना में बचेगा पानी। क्या बच जाएगा, पानी। और वो जो पानी है उसको भी अब सूख लिया जाएगा शरीर के लिए। तो बड़ी आंत में आपको पता होना चाहिए पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखना है, यहाँ पे बैक्टीरिया मिलता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है इकोली। क्या नाम है, इकोली। और ये जो बैक्टीरिया ये क्या करता है, हमारा मल को खाता है और हमको विटामिन के और विटामिन B12 देता है, जिससे हमारा शरीर बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है, ठीक है। और उसके बाद खाना जो अंतिम में एनएस में पहुँचता है और एनएस से बाहर हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, खाना जो है यहाँ से आप खाइएगा, मुख गुहा में दांत जाएगा, दांत तोड़ देगा, जीभ अंदर लेगा, खाना को लार जो है लसलसा बना देगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये ग्रासिका में उतरेगा, ओसिफिगस में, यहाँ से पहुंचेगा पेट में। जैसे ही पेट में पहुंचेगा आपको पता होना चाहिए लीवर है से रिलीज, लीवर यहाँ से क्या निकालेगा, लीवर यहाँ से निकालना चालू करेगा पितरस, और यहाँ अग्नाशय से निकालना चालू करेगा अपना इंसुलिन और बहुत सारा एंजाइम। उसके बाद यहाँ आ जाएगा छोटी आंत में। जैसे छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन वसा सबका पाचन हो जाएगा। उसके बाद आपको बचा हुआ जो खाना है वो बड़ी आंत में चल जाएगा, और बड़ी आंत में जो पानी है वो बचा होगा, और इस तरह से एनएस द्वारा से निकल जाएगा। तो इस तरह से मनुष्यों में खाना का मतलब पाचन हो जाता है, ठीक है। आपको ये बात बिल्कुल याद रखना है। अच्छा एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये जो पेट है, पेट में जो सर्जी HCl है, आप सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो एक बात बताइए सर, इतना खतरनाक अम्ल हमारे पेट में रखा कैसे है। आपको पता होना चाहिए पेट को जो अम्ल है ना, इसको ढकने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। तो याद रखना है HCl म्यूकस से बंद होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले चैप्टर पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे हर साल एग्जाम में आपको सवाल देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखिए, ये है हमारा प्यारा छोटू सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अच्छा भैया सबसे पहले एक बात बताइए सर जी, सांस लेना और श्वसन एक क्या है। नहीं सर, दोनों अलग अलग चीज़ है। सांस लेने का मतलब है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को शरीर से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन श्वसन का मतलब होता है जो हम खाना खाए हैं वो टूटेगा, और टूट के हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, सांस जो है ये कैसे लेंगे हम, जब भैया बाहर में ऑक्सीजन होगा तब ना, हवा होगा तब ना। अगर हवा नहीं होगा तो सांस ले पाएंगे नहीं। तो याद रखना है आपको, जो जब सांस लेगा कोई जीव वायु का उपस्थिति में तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वायवी। और जब सांस लेगा बिना हवा के, ठीक है, बिना वायु के, तो आपको क्या कहेंगे, उसको अवायवी कहेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको ये याद रखना कि जब जीव ऑक्सीजन की मदद से सांस लेगा तो उसको वायवी, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, उसको अवायवी,
ठीक है। अच्छा एक बात बताइए भैया, जब ऑक्सीजन है इसमें तो इसका मतलब क्या, ऊर्जा ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा कम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे नोट देखना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है पोषक तत्व जो है ग्लूकोज के रूप में टूटते हैं और अलग अलग जीवों में यह अलग अलग टूटती है। आपको पहले ही पता है कि सब जीव जो है एक तरह का नहीं होता है, सब जीव का स्ट्रक्चर बनावट अलग अलग है। तो इस जो ग्लूकोज हम लोग खाना के रूप में खाते हैं, वो टूटने का प्रक्रिया भी सब जीव में कैसा है, अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो यही देखना है हमको। यहाँ देखिए, अब खाना हम लोग खाएं, ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंच गया है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है आपको पता होना चाहिए, कोई भी जीव का कोशिका होता है, सबका कोशिका का बाहर का स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इस कोशिका झिल्ली, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो जैसे ही ग्लूकोज यहाँ तक पहुंचेगा, कोशिका द्रव में पहुंचेगा, आपको पता होना चाहिए पायरुवेट के रूप में टूट जाएगा। पायरुवेट मतलब एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है आपको, ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ देखिए जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, तो भैया आपको पता है जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको हम लोग अवायवीय श्वसन भी बोल देते हैं, क्योंकि हवा ये नहीं, ऑक्सीजन है ये नहीं है। और जब ऑक्सीजन होगा लेकिन मिलेगा नहीं उतना ज़्यादा, जैसे आप मान चलिए कि ये फील्ड है और आप फील्ड में दौड़ रहे हैं लगातार कुछ देर तक, तो आप देखते होंगे कुछ देर के बाद ना सांस फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो याद रखना है, ऑक्सीजन का जब अभाव होगा तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल। यहाँ देखिए ग्लूकोज जो है पायरुवेट में आया, पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन रहेगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा तो भैया बस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और ऊर्जा मिलेगा, और इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। लेकिन क्या होगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और अगर ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कम मिलेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। और यही आपको पता होना चाहिए, जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो आपका घुटना में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन जितना है बाहर में उतना हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ देखिए, आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो ग्लूकोज है, ये इस ग्लूकोज का पायरुवेट में जो टूटने का प्रक्रिया है दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिस। इसको क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसिस। क्या बोल देते हैं इसको, ग्लाइकोसिस। ये बात बिल्कुल याद रखना है। और एटीपी के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही पूरा कोशिका में ऊर्जा पहुंचाने का काम कर देती है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है उष्मा शोषी। जब भी यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उष्मा को ग्रहण किया जा रहा है, लिया जा रहा है उष्मा को, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। और भैया कितना उष्मा निकल रहा है, तो याद रखना है 30.5 किलो जूल। कितना निकल रहा है, 30.5 किलो जूल। ठीक है, तो श्वसन समझ में आ गया, पोषण समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि मनुष्य जो है, इंसान जो है भैया, वो सांस कैसे लेता है। ठीक है, हम लोग सांस लेते कैसे हैं, ठीक है, हम लोग ये समझेंगे। तो हमको पता है सांस जो है, अब बहुत सारा बच्चे को मैं पूछूंगा कि भैया तुम सांस कैसे लेते हो, तो वो बोलेगा क्या, सर जी हम नाक से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं सर जी, नाक से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मनुष्य दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है, अगर आप सांस लेने का पूरा प्रक्रिया देखिएगा तो यहाँ देखिए, सबसे पहले नाक से आएगा, एक सेकंड में आपको ये दिखाता हूँ, नाक से आएगा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए गला वाला भाग में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कंठ में सबसे पहले जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फेरिंग्स, उसके नीचे गला में जाएगा लैरिंग्स, उसके नीचे आपको पता होना चाहिए हमारे पास 2 फेफड़ा है। तो यहाँ देखिए, तो सांस यहाँ नाक से आएगा, उसके बाद एक लंबा वाला नली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। और ये जो नली है आगे 2 भागों में फैला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी। क्या बोल सॉरी इसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। और ये जो श्वसनी है, ये भी बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर में बटा होता है, उसको बोलते हैं श्वसनिका। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है बहुत सारा छोटा छोटा, उसको बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। वो क्या करता है ना, अब हम जो गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को जो ले लेते हैं या बेकार गैस को हम जो नाक से सांस ले लिए, वो क्या करता है, जो हमारे जरूरी गैस है उसको रख लेता है, जो बेकार गैस है उसको बाहर निकाल देता है नाक के थ्रू। ये आपको याद रखना है। तो सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो कैसे चलता है, यहाँ देखिए, नासा द्वार से, नासा द्वार मतलब नाक, भैया नाक से होते हुए कहाँ जाएगा, मुख गुहा में, मुख में जाएगा, मुख गुहा में क्या होता है, दांत जीभ लार, उसके बाद नीचे ग्रसनी में उतरेगा ये वाला, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, कंठ में, कंठ से होते हुए कहाँ जाएगा, ये जो लंबा वाला पाइप है श्वास नली में जाएगा। ठीक है, और श्वास नली से होते हुए आपको पता नहीं कहाँ जाएगा, ये श्वसनिका में, ये 2 भाग में बढ़ जाएगा यहाँ। और श्वसनिका में जब चल जाएगा तो यहाँ से छोटा छोटा भाग होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्वासनिका। और यहाँ पे भी हल्का छोटा छोटा कुपिका रहता है। ठीक है, अब जैसे मान चलिए यहाँ से आप लोग सांस लिए, यहाँ आया नीचे, ठीक है, सांस नीचे आ गया तो यहाँ आएगा श्वसनिका में, उसके बाद ये कुपिका में चला जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और इस तरह से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है,
चलिए अब कुछ जीव जो है एक बात बताइए, सब जीव का जो अंग है सांस लेने का वो एक ही जैसा है? नहीं भैया, अलग अलग है। तो मछली का याद रखना है आपको। मछली जो सांस लेती है कैसे लेती है? गिल्स की मदद से। मेढक सांस कैसे लेती है? त्वचा या फेफड़ा की मदद से। तिलचट्टा सांस कैसे लेती है? ट्रेकिया से। ट्रेकिया मतलब तिलचट्टा के पास एक लंबा लंबा पाइप होता है, ठीक है। अब इसके पास हम लोग की तरफ विकसित जीव तो है ही नहीं है, तो ये सांस ट्रेकिया से ले लेता है। अब पौधा सांस कैसे लेगा आपसे पूछेगा, तो पौधा में आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि पौधा जो है इसका पत्ती पे आपको पता ना छोटा छोटा छेद मिलता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं, और पौधा जो है उसी से क्या ले लेगा? सांस ले लेगा, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा श्वसन। श्वसन मतलब क्या? सांस लेना, ठीक है। श्वसन मतलब क्या? सांस लेना। सांस कैसे लेंगे? नाक से सांस लेंगे, मुंह में पहुंचेगा, कंठ में। देखिए ऐसे याद रखना है, PQ, ठीक है, R ऐसे आपको याद रख लेना है। ये देखिए सांस, ठीक है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स और ब्रोंकाई, और उसके बाद कहाँ जाएगा? एल्विलोई में। एल्विलोई इसको हिंदी में बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। और याद रखना ये गैसों का आदान प्रदान करती है हमारे शरीर में। अगर ये नहीं ना होगा तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, ये नहीं हो पाएगा। ये बात आपको बिल्कुल याद रख लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। और बहुत सारे जीव के भी देख लें, ठीक है, कि मछली में कैसे सांस लेते हैं। मछली गिल से, मेढक जो है त्वचा और फेफड़ा से, तिलचट्टा जो है वो ट्रेकिया से, पौधा जो है वो स्टोमाटा से, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था हम लोग का। हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग श्वसन कैसे लेते हैं तो मेरे दोस्त अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग नाक से सांस लेना चालू करेंगे, फिर ये मुख गुहा में जाएगा, फिर ये ग्रसनी में चला जाएगा हमारा, ये देखिए फेरिंग्स में, फिर ये कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में, फिर कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या बोलते हैं हम लोग? जो ये देखते हैं सांस लेने के लिए जो लंबा सा पाइप है खाना का जो अंदर, उसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? ये श्वसनी में पहुँच जाएगा इसमें, और ये छोटे छोटे भाग में टूटा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ बना के। इसके ऊपर छोटे छोटे भाग होगा, इसको क्या बोलेंगे? श्वसनिका। और यहाँ पे भी आप छोटा सा गुब्बारा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। और कुपिका क्या करता है? यहाँ देखिए तो फेफड़े में गुब्बारे जैसी रचना होती है जो गैसों का विनिमय करती है, तो जो गैसों का आदान प्रदान करती है दोस्त, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनिका। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर समझते हैं, ठीक है। ये है तीसरा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है परिवहन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? परिवहन नाम है। क्या नाम है? परिवहन। तो भैया सबसे पहले परिवहन का मतलब समझाओ यार। परिवहन का मतलब क्या होता है? क्या परिवहन क्या कुछ तोप का नाम है क्या? नहीं भैया, परिवहन तोप का नाम नहीं है। यहाँ देखिए परिवहन जो है उपयोगी पदार्थ, हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ क्या क्या होता है? क्या क्या हो सकता है बताइए? खून हो सकता है, पानी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचा देंगे ना, यही क्रिया क्या कहेंगे? परिवहन। देखिए ए जो है एक जगह है, बी जो एक जगह है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो परिवहन का मतलब यही हुआ, ठीक है। एक जगह से चीज़ों को कहाँ भेज देते हैं? दूसरे जगह। तो हमारा शरीर, एक बात बताइए, हमारा शरीर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो हमारा दिल में जो आपको बताना चाहिए, हमारा जो दिल है, ठीक है, हमारा जो दिल है, ठीक है, यहाँ तक जो आता है खून, इसको दिल क्या करता है? शरीर के अलग अलग भाग तो पहुँचा देता है। तो कैसे पहुँचा देता है आपको पता होना चाहिए, वो किसी न किसी का सहायता लेगा। तो यही सब चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, परिवहन में क्या होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखना पड़ेगा, बोलता है कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का आपूर्ति के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। भैया वही वाला बात कि यहाँ ए से लेके अगर बी तक हमको पहुँचाना है तो भैया कोई ना कोई सिस्टम करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कहने का मतलब है उसको क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र कहेंगे। अब इसका 3 घटक होता है, कौन कौन? सबसे पहले भैया तो हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आता है रक्त नलिका। अब यहाँ पे दिल है, दिल से पाइप निकलेगा तभी ना दिल अलग अलग भाग तक पहुँचेगा, तो जो पाइप होगा रक्त नलिका। और इसके अलावा खून, भैया खून खुद है, आपको पता होना चाहिए, खून जो है खुद एक द्रव है, ठीक है, खुद एक द्रव है, तरल संयोजी उत्तक के रूप में काम करता है हमारे शरीर के रूप में, पता है कि नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब यही सब चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ देखिए तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्लड जो है, ब्लड सबसे पहले इसी के बारे में देखते हैं। इससे 5 नंबर का सवाल हर बार आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, कि हर साल बिहार बोर्ड में, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि हर साल यहाँ से आपको कितना नंबर का सवाल देखने के लिए मिल जाता है? 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भैया आखिर ब्लड क्या है। तो ब्लड को जब भी आप देखेंगे बहते हुए देखेंगे तो तरल है, तरल के साथ संयोजी उत्तक है। अब संयोजी उत्तक का मतलब क्या है सर जी? कि आपको पता होना चाहिए, चाहे आपका सर हो, ठीक है, चाहे आपका पैर हो, कहीं पे भी चोट लगेगा तो वहाँ से खून निकलेगा। इसका मतलब क्या है? खून जो है हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक जोड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक। और इसका पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त? 7.4। इतना को बात याद रखना है। ब्लड जो है इसका 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब नहीं समझे सर जी? कंपोनेंट का मतलब है भैया इसमें कुछ कोशिकीय भाग होता है जो कि कोशिका से बना होता है, कुछ भाग होता है इसमें कोशिका नहीं होता है, वो द्रव के रूप में अपना मस्त बैठा रहता है एकदम पैर पसार के, ठीक है। तो जो द्रव के रूप में भाग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा।
प्लाज्मा, हिंदी में भी प्लाज्मा, इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। और जो कोशिका के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। और इसके बाद है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसके बाद डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु, क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। तो अब ये सब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि खून क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तरल संयोजी उत्तक मतलब क्या, ये बहने वाला उत्तक है जो कि शरीर का अलग अलग भागों तो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसमें कुछ कोशिकीय होता है, कि कुछ कोशिका टाइप का चीज़ होता है, इसको बोलते हैं कोशिका घटक, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आगे बताता हूँ ये सब क्या है। ये खून का 40% है और 60% जो है बिना कोशिका का है, ठीक है, जो कि द्रव के रूप में रहता है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक सुंदर सा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। सॉरी यार, बनाया नहीं है, डाउनलोड किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये जो आपको एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको आरबीसी। अच्छा आरबीसी आपको कैसा दिख रहा है मेरे दोस्त, ये दिख रहा है हम लोग को सर जी लाल दिख रहा है, हम लोग को कैसे दिख रहा है, लाल दिख रहा है। तो सर जी सबसे पहला बात तो ये लाल होता का है, काहे कि आपको पता होना चाहिए इसमें एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, इसीलिए खून कैसा दिखाई देता है, लाल। और खून में सबसे ज़्यादा मात्रा होता है आरबीसी का, इसीलिए आपको खून कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है खून, आपको कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको एक बात याद रखना है और कि यह जो है ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम करता है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, देखिए तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और यही हीमोग्लोबिन के पास वो क्षमता है कि ये ऑक्सीजन को पकड़ के बोलेगा ए ऑक्सीजन तुम यहाँ है, तुम यहाँ है, पूरा शरीर में फैला हुआ है, चलो शरीर का अलग अलग भाग तक तुमको लेके जाएंगे। इसके अंदर याद रखना आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है, केंद्रक नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना आपको ये बात, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर किसी आदमी के शरीर में ठीक है आरबीसी का मात्रा कम हो गया, ठीक है, या फिर लाल दिखने वाला जो खून है वो कम हो गया ना, तो आपको पता होना चाहिए उसको एक बीमारी हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एनीमिया, उसको क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। चलिए अब लाल रक्त कोशिका समझ में आ गया कि सर जी खून लाल दिखता है इसलिए क्या है, इसमें वो प्रोटीन होता है, इसका नाम हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन को पकड़ के शरीर के अलग अलग भाग तक ले जाने का काम यही करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखना आपको आरबीसी करता है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ दिखना होगा। इसके बाद डब्ल्यूबीसी सर जी नाम से पता चला है, श्वेत रक्त कोशिका। कैसा दिखता होगा, व्हाइट, काहे कि इसमें व्हाइट काहे दिख रहा है, काहे कि में कुछ मिलवेन करता है और रंगने वाला चीज, ये जो हीमोग्लोबिन है नेकरा में नहीं मिलता है, इसीलिए व्हाइट दिखता है, ठीक है दोस्त। और इसको देखिए यहाँ पे, इसको शरीर का सैनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको शरीर का सैनिक, क्यों बोलते हैं इसको शरीर का सैनिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बात, शरीर का सैनिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, रोग से जो लड़ने का क्षमता है उसको बनाने का काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं शरीर का सैनिक। क्या बोलते हैं इसको, शरीर का सैनिक, ठीक। इसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है, ये आपको याद रखना, इसके अंदर केंद्रक मिलता है, इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट, और इसका भी लाल रक्त कोशिका का भी एक और नाम, इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सब सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, ये आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको प्लेटलेट्स, हिंदी में इसको बिम्बाणु बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक के काम करता है, वो है खून जमाने का, ठीक है भैया। खून अगर कहीं कटे फटेगा छटेगा तो उसको भाई जमा देंगे हम, ठीक है। इसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको बताया मैंने, प्लाज्मा कैसा दिखता है, पीला दिखता है, पोसे प्लाज्मा पोसे पीला, पोसे प्लाज्मा पोसे पीला। और ये क्या है, तरल भाग है मतलब बहने वाला खून का जो तरल खून बहता क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्लाज्मा है। अगर खून नहीं बहेगा तो पता है आपको शरीर के अलग अलग भाग तक ये पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें 90 से 92% पानी रहता है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन रहता है, कुछ ग्लूकोज रहता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये जो 5 मार्क्स का था ब्लड वाला वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे दिल पे। कहाँ चलेंगे, दिल तो है, दिल का क्या करे, अरे हाँ यार वही दिल के बारे में बात करूंगा यार, ठीक है। चलो यहाँ देखो यार, दिल जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भैया दिल है क्या। सबसे पहले दिल क्या है सर, आपको पता होना चाहिए। दिल जो है ये क्या करता है, खून को शरीर को पंप करके, ठीक है, शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम करता है खून, ठीक है। तो भैया अगर इन्हें रहेगा तो आपको पता होना चाहिए शरीर में जो खून है वो पंप होगा ही नहीं, ठीक है। अब पंप नहीं होगा तो खून पहुंचेगा नहीं एक जगह दूसरे भाग तक, ठीक है। और दिल का जो वजन है भैया 350 ग्राम का है। बताइए यही 350 ग्राम का दिल के लिए आदमी लोग बहुत परेशान हुआ फिरता है, ठीक है, कोई इसके पीछे कोई इसके पीछे कोई उसके पीछे, ठीक है। चलिए खैर ये उनका बात है, करने दो यार, हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। भैया दिल का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। कहिए सर जी दिल का अध्ययन को काहे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, काहे कि दिल
दिल जो है ना बेटा, वो किस कोशिका का बना है? कार्डियक कोशिका का, ठीक है, याद रखना। इसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, इसीलिए दिल का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब दिल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में समझाता हूँ कि दिल में होता क्या है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखिए, दिल जो होता है, दिल, आप एक बात देखिए, कोई आदमी है, दिल कहाँ होता है? दिल जो है हमारा बिल्कुल, जो हमारा वक्ष है, ब्रेस्ट, सॉरी, जो कि हमारा ये चेस्ट है, चेस्ट के बीचों बीच होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चेस्ट का बीचों बीच होता है, तो भैया हमारा जो सर है, यहाँ से भी खून आएगा, और हमारा जो नीचे वाला भाग है, वहाँ से भी खून आएगा। तो इसको जो ढोने का काम करता है, लाने का काम करता है, उसको वो करता है वेना कावा। वेना कावा क्या करता है? खून लेकर आ जाता है। यहाँ देखिए, दिल के अंदर जो है 4 घर होता है। टोटल कितना घर होता है? 4 घर। जो दायां साइड होता है, उसको ऊपर वाला जो घर होता है दूगो, उसको दायां अलिंद बोलते हैं। जो बायां साइड होता है उसको बायां अलिंद बोलते हैं। निचल का जो घर है ओकरा बोलते हैं वेंट्रिकल्स, हिंदी में उसको बोलते हैं निलय। तो निचल का घर को निलय, और इधर का भी निचल का घर को क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं इसको? निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय। तो का घर दिख रहा है? 1 2 3 4। तो सर जी, इंसान लोग में क्या गो मिलता है? वेशम या कोष्टक 4 गो। कितना मिलता है? 4। कितना मिलता है? 4। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या करेगा, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, खून जो है क्या करेगा? शरीर के अलग अलग भाग से लेकर आने का काम करेगा वेना कावा। वो कहाँ आएगा? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा राइट एरिटेरियम में, दायां अलिंद में खून लाएगा। उसके बाद बोलेगा कि चलो तुम यहाँ दायां निलय में पहुंच जाओ। दायां निलय में पहुंच जाएगा खून। इसके बाद ये खून को, आपको पता होना चाहिए, गंदा खून है, शरीर से आ रहा है खून, तो गंदा खून है, ये गंदा खून को लेके जाया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, वेना कावा से होते हुए, ठीक है, वेना कावा मतलब महाशिरा, ये महाशिरा जो है लेके आने का काम करेगी गंदा खून को, ठीक है। और गंदा खून जो है यहाँ से महाशिरा से होते हुए, दायां अलिंद से होते हुए, दायां निलय से होते हुए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा, ये फुफ्फुस धमनी पहुंचेगा, और ये धमनी से कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ा में। फेफड़ा पास बोलेगा, फेफड़ा बोलेगा आ गया बेटा, आप तुम्हारा शुद्ध साफ सुथरा कर देंगे, तुमको पूरा चिकना कर देंगे एकदम। और ये खून को साफ सुथरा करके कहाँ भेज देगा? वापस से दिल में भेज देगा, ठीक है। जिससे भेजेगा उसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। और इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से आने के बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको ये जो है, ठीक है, लेफ्ट एरिटेरियम में आएगा। फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बायां निलय। और बायां निलय से होते हुए यहाँ देखिए, ये महाधमनी से होते हुए शरीर का अलग अलग भाग तक पहुंच जाएगा, और इस तरह से खून का परिवहन होगा। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले यहाँ देखिए, महाशिरा से होते हुए, राइट एरिटेरियम से होते हुए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा पुलमोनरी आर्टरीज होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा कहाँ? लंग्स में। लंग्स उसको चिकना कर देगा, साफ सुथरा कर देगा। उसके बाद ही वापस दिल में आएगा। और आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला घर से होते हुए, मतलब लेफ्ट एरिटेरियम से होते हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? एरोटा में। और एरोटा से पूरा शरीर के अलग अलग भाग तक खून पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको ये बिल्कुल याद रखनी है। चलिए, मैं आपको आगे ये और विस्तृत तरीका समझाता हूँ। आपको कुछ चीज़ याद रखनी होंगी, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि। सबसे पहले भैया, चाहे पक्षी हो, चाहे स्तनधारी हो, ठीक है, या मानव हो, उसमें कितना मिलेगा आपको? घर 4 गो, जिसको वेशम बोलते हैं। ऊपर का 2 गो, नीचे का 2 गो। ऊपर का जो 2 है उसको बोलेंगे अलिंद, नीचे का जो 2 है उसको क्या बोलेंगे? निलय, ठीक है। अब जो दायां साइड होगा भैया, दायां निलय, दायां अलिंद। जो बायां साइड होगा, बायां अलिंद और बायां निलय। बाकी एक पाइप होगा जो कि शरीर से गंदा खून लाने का काम करेगा, उसको बोलेंगे वेना कावा। जो कि इस शरीर से पूरा शरीर से अलग अलग बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे? महाधमनी, उसको बोलेंगे एरोटा, ठीक है। चलिए, अब सर जी, सांप में क्या होता है? ठीक है, उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, उसमें कितना होता है? तो 3 होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मछली में कितना होता है? 2। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा उधर जाते हैं और ये समझ लेते हैं इसको बढ़िया तरीका से, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होंगे। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था दोस्त, मैंने अभी आपको तुरंत समझाया था, ठीक है, कि हमारा दिल जो है भैया, वो कहाँ से आता है? सबसे पहले स्टार्ट करता है वेना कावा से। कहाँ से स्टार्ट करता है? वेना कावा से। कहाँ से स्टार्ट करता है? वेना कावा। महाशिरा से खून आया, उसके बाद ही कहाँ पहुँच जाएगा? मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए, वेना कावा से खून लाया, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, ये छोटू सा दिल, और ये छोटू सा दिल को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। चलिए, यहाँ ही ले लेता हूँ, ये छोटू सा दिल को यहाँ ले लेना। देखिए, सबसे मैंने आपको क्या बताया कि यार, सबसे पहले जो है ये खून को, जो गंदा खून है, इसको शरीर लाने का काम करता है, इसको वेना कावा बोलते हैं। तो यहाँ से खून आएगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? यहाँ देखिए, दायां अलिंद में जाएगा। दायां अलिंद को क्या बोलते हैं? राइट एरिटेरियम। तो राइट एरिटेरियम में खून जाएगा यहाँ, फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगा? नीचे उतरेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स में खून आएगा। इसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, और मुड़ के एक धमनी के थ्रू, धमनी किसको बोलते हैं? जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है, इसलिए लेके जाएगा फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास ले जाकर पटक देगा, बोलेगा चिकना हो तुम यहाँ।
उसके बाद यहाँ देखिए फेफड़ा से वापस आपको बताना दिल में आएगा, इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, बायां नीले में होते हुए नीचे बायां नीले में होते हुए यहाँ से निकल के बोलेगा अरे खून का परिवहन हो गया, अब ये पहुँच जाएगा शरीर के अलग अलग भाग तक। तो इस तरह से दिल से जो है खून का परिवहन हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये एक छोटा सा दिल यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप भी यार छोटा सा दिल दे दीजिए। ठीक है, ये इस वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो महाशिरा से होते हुए दयालीन, फिर दयानील है, फिर कहाँ पहुँचेगा, फिर पहुँचेगा फुफ्फुसी धमनी में। फुफ्फुसी धमनी मतलब ये वो चीज़ है, ठीक है, ये वो धमनी है जो कि आपको पता होना चाहिए फेफड़ा से जोड़ देता है दिल को। ठीक है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, चलिए फुफ्फुस धमनी जो है आप जोड़ दिया, उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, दिल में, सॉरी फेफड़ा में पहुँचेगा, और फेफड़ा से फिर फेफड़ा से पहुंचते हुए फिर फुफ्फुस सिरा में, फिर आपको पता होना चाहिए लेफ्ट एरिटेरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और अंतिम में एरोटा, और एरोटा से कहाँ पहुंच जाएगा, पूरा बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ याद रखना है। क्या क्या याद रखना है सर जी? तो सर जी आपको एक बात याद रखना है कि सर ब्लड जो है वो क्या करता है, ब्लड जो है, ब्लड को जो है हार्ट क्या करता है, दिल क्या करता है सर जी, पंप करता है। फेफड़ा क्या करता है सर जी, साफ करता है। और किडनी क्या करता है सर जी, छानता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में, ठीक है, वो जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर खून जो है ना सही से जा आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सर जी उसका जो धमनी है ना, धमनी, ठीक है, धमनी, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे एक सेकंड, ये धमनी है, धमनी के अंदर कुछ कुछ रुकावट आ जाता है, तो क्या होता है, खून सही से जा नहीं पाता है, तो खून को धक्का मार के पहुंचाया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और आपको एक बात याद रखना है, नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है सर जी, 120/80 mmHg। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को नापने के लिए डॉक्टर को देखे होंगे, एक मशीन होता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। अब देखिए दिल जो है वो खून को पंप करेगा, तो भैया खून को पंप करेगा तो पाइप तो होना चाहिए ना पंप करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पाइप दिख रहा होगा आपको, एक है धमनी और एक है सिरा। धमनी भैया क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात तो ये ऑक्सीजन वाला खून को ले जाते हैं, अच्छा खून को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है दिल से खून को कहाँ पहुँचाते हैं, शरीर तक, और वापस शरीर से दिल तक खून लाने का काम कौन करता है, सिरा। और ये बहुत पतला होता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना। और एक बात और, ये जो है ना गंदा खून लेकर आता है। गंदा खून करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, कम मात्रा में होगा तो वो करेगा। तो इसी तरह से प्लांट जो है बोलता है ओहो इंसान बहुत बढ़िया है ना, बहुत सेल्फी से तुम लोग यार अपना पढ़ लिए और हमको छोड़ दिए प्लांट को, तो प्लांट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको प्यारा सा पौधा दिख रहा है। अब आपको पूछेगा कि पौधा जो है, एक बात बताइए, पौधा बाहर में खड़ा रहता है, ठीक है, और आप इसको पानी देते हैं, तो क्या आप पानी पिलाते हैं इसको, लो भैया लो तुम मुंह खोलो रे, मुंह खोलो तुमको पानी पिला देंगे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं आप। तो आप क्या करते हैं, पौधा पता है क्या करता है, पौधा के पास एक नलिका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम याद रखना है, जाइलम जो है क्या करते हैं, पौधा में जल पहुंचाने का काम करता है। अगर आप यहाँ पानी देंगे जड़ में, ठीक है, अगर आप यहाँ पानी देंगे जड़ में, ठीक है, यहाँ पानी देंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पानी देंगे, ठीक है, तो ये जो है शरीर के अलग अलग, मतलब पौधा का जो है अलग अलग भाग है वहाँ तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा, पौधा का अलग अलग भाग तक पहुंचेगा। ठीक है, और जो अलग अलग भाग तक पहुंच रहा है कैसे पहुंच जाएगा, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम थ्रू। ठीक है, याद रखना, जो से जाइलम, जो से जेल, जो से जाइलम, जो से जेल। ठीक है, और यहीं पे अगर बात आएगा कि सर जी पौधा जो खाना बना लिया, खाना कैसे पहुंचेगा, तो खाना कैसे पहुंचेगा आपको याद रखना है, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, यहाँ आपको देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, और एक बात और आपको यहाँ पे याद रखना है कि सर ये जो जाइलम कोशिका होता है ना सर जी, जाइलम कोशिका सर जी कैसा होता है, मरा हुआ होता है, और जो फ्लोएम कोशिका होता है ना सर जी, जिंदा कोशिका होता है। ठीक है, और ये जो है भोजन और खनिज लवण दोनों का परिवहन करने का काम कर देता है। आपको इतना वो बात याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पौधा जो है इसमें सर परिवहन कैसे होता है, परिवहन इसमें क्या होगा, पौधा जो है कोई बवाल चीज़ थोड़े ना है भाई यार, बहुत बवाल है। चलिए यहाँ पे देखिए पौधा जो है इसमें पानी कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है जाइलम कोशिका, इसमें जो है पानी डालते हैं तो आप ये देखिए होते हुए पूरा अलग अलग भाग तक पहुंच जाता है। तो जो जल पहुंचाने का काम करता है पौधे में उसको क्या बोलते हैं, उस तक को बोलते हैं जाइलम। और जो खाना पहुंचाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। खाना बन तो जाता है पत्ती में, लेकिन इसको पहुंचाना भी तो पड़ेगा अलग अलग भाग तक, तो वो पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है जिंदा कोशिका है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें जो है लिग्निन जो प्रोटीन है, ठीक है, लिग्निन जो प्रोटीन है, ठीक है, वो नहीं पाया जाता है। सॉरी, लिग्निन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है इसमें, इसीलिए जीवित है। और लिग्निन प्रोटीन जब नहीं पाया जाएगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये एक बात पता होना चाहिए कि ये जो फ्लोएम कोशिका है, ठीक है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ गति कर सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम कोशिका जो है वो सिर्फ ऊपर। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला चलेंगे, अगला चैप्टर यहाँ पे है उत्सर्जन। अब देखिए सर जी, उत्सर्जन का मतलब क्या है सर, फर्स्ट चैप्टर में सर जी हम लोग खा लिए थे। ठीक है, दूसरा चैप्टर में सर जी इसको क्या किए, पचा लिए। तीसरा चैप्टर में सांस उस ले लिए सर।
ठीक है। और बाद जो खून से चीज़ बना था ना सर, और शरीर का अलग अलग भाग तक पहुंचा दिए। तो सर अब क्या करेंगे, अब सर उसको निकालने का बारी है, तो अब उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। चलिए अब उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन का मतलब क्या, हानिकारक पदार्थ जो हमारा शरीर में है ना, उसको बाहर निकालने का क्रिया, उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन। और जो चीज़ निकलेगा उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी गर्मी का दिन है, तो अभी बहुत सारा पसीना निकल रहा होगा शरीर से, वो कोई काम का है नहीं, कोई काम का नहीं है। तो याद रखना है आपको, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है, कि उत्सर्जन के बाद मतलब क्या क्या निकलता है आपको पता है। चलिए अब हम समझते हैं कि जो उत्सर्जन है, जो बेकार चीज़ है, इसको निकालने के लिए एक पूरा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ देखिए। सबसे पहले एक जो रही मूत्रवाहिनी, उसको बोलते हैं यूरेटर। एक मूत्राशय मिलेगा, जिसको ब्लैडर बोलते हैं। एक मूत्र मार्ग मिलेगा और एक जोरी किडनी मिलेगा। यार यही तो मेन गुंडा है, ये किडनी तो मेन गुंडा है, ठीक है। ये छानने का काम कर देता है हमारे शरीर में, ठीक है। और आपको एक बात याद रखना है, यहाँ देखिए, आपको पिक्चर की मदद से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर, ठीक है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी, उत्सर्जन तंत्र जो है ये है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, आप देखिए मस्त आपको प्यारा सा मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ। देखिए किडनी दिख रहा है, किडनी भैया, वृक इसको बोलते हैं, वृक। क्या बोलते हैं इसको, वृक। और ये जो वृक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है क्या होता है, खून से जो आता है बेकार चीज़, ठीक है, वो छलने का काम हो जाता है। और छन गया किडनी में पानी होते हुए, यहाँ देखिए नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, जिस पाइप से नीचे जाएगा उस पाइप को बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर क्या है, 2 गो। और यूरेटर जो है देखिए यहाँ किडनी में जो है आएगा, ठीक है, बेकार पदार्थ जो है यहाँ छन के निकला हुआ रहेगा। इसके बाद ये नीचे पहुंचेगा, जिस पाइप से पहुंचेगा इसको बोलेंगे यूरेटर। पहुंचेगा कहाँ पे, एक गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ब्लैडर। क्या बोलते हैं, ब्लैडर। यहाँ पे ही मूत्र जमा होता है। और उसके बाद पता है ये यूरेथ्रा है, ठीक है। और आगे जाके मूत्र मार्ग से जुड़ जाएगा और हम लोग बेकार पदार्थ निकाल देंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। किडनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी जैसा आपको दिख रहा है ना ऊपर से, इसके अंदर में छोटा छोटा, ये जो आप देख रहे हैं इसके बगल में ये वाला पिक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ऐसा इसके अंदर आपको पता होना चाहिए 1 लाख होता है, 1 लाख से ज़्यादा भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किडनी का अगर पूछेगा इकाई क्या है, तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन। अब सर जी हमको इकाई जो बोले ना समझ नहीं आया सर जी। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम्हारा जो घर बना हुआ है, ठीक है, वो बहुत सारा ईटा का बना हुआ है ना, लेकिन स्टार्ट क्या ईटा से किया, एक ईटा से सर जी, तो वही इकाई होता है, ठीक है। तो किडनी का जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन जो है एक एक नेफ्रॉन मिलके पूरा एक किडनी का निर्माण किया है। अब नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो बबुआ, ठीक है। नेफ्रॉन जो है कुछ ऐसा दिखता है, हाँ एलियन की तरह। यहाँ पे यहाँ देखो, ये जो है ना, ये सी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये सी की तरह दिखाई देता है, सी की तरह, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसके ऊपर में कुछ कोशिका का समूह होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। छाना हुआ चीज को नीचे पाइप में डालता है। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा पतला सा पाइप, ये एक सेकंड, जो अलग कलर का दिखा, ये देखिए यहाँ देखिए पतला सा पाइप दिख रहा होगा जो यहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए ये पतला सा पाइप आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये पतला सा पाइप दिख रहा होगा। इस पाइप को जो, ठीक है, ये जो पाइप है जो यहाँ नज़दीक में होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के नज़दीक में होता है, इसको बोलते हैं पीसीटी। और जो इससे दूर होता है ना, उसको बोलते हैं डीसीटी। और ये क्या करता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लाके एक नली में मूत्र को जमा करता है। और जब हमको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे ज़्यादा जमा हो गया है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जमा हो जाता है तो आपको क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। और किडनी जब खराब हो जाता है ना कोई आदमी का, तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब हमारी किडनी खराब हो गई है, ठीक ना। तो किडनी को बदलने के लिए क्या करता है वो, हीमोडायलिसिस। क्या करता है, हीमोडायलिसिस। क्या कर देता है, हीमोडायलिसिस। नया किडनी लगा देता है। नया किडनी लगा देगा, इतना आसान है क्या, नहीं। किडनी की तरह एक यंत्र आता है, मशीन आता है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर डाल के आपको शरीर में डाल देगा। चलिए ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। हर साल इससे सवाल आता है कि बताओ यार कि जो किडनी है, ठीक है, वो किसका इकाई है। किडनी का जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है, याद रखना है। सर जी तो पौधा लोग भी बेकार पदार्थ निकालता होगा। हाँ रे बउआ, पौधा लोग भी निकालता है बेकार पदार्थ। सर जी कौन सी सबसे पहले निकालता है गोंद, उसके बाद निकालता है लिटेक्स, उसके बाद निकालता है रेजिन। कभी कभी आप लोग एक पौधा के पास गए होंगे, इसका नाम है सोजीना, ठीक है, यह सहजन भी बोलते हैं। देखे होंगे सोजीना के पास आप खड़ा होइएगा ना, देखिएगा सोजीना के ऊपर में कुछ लट्ठा तरह लाल लाल चीज़ दिखाई देगा, वो क्या है भैया, उसका बेकार पदार्थ है, ठीक है, जो कि निकालेगा बाहर, उसको सहजन कहेंगे, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो ये बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अब सर जी हम लोग सबसे पहला चैप्टर में खाना खा लिए, दूसरा चैप्टर में उसको पचा लिए, तीसरा चैप्टर में उसको तोड़ के एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लिए। जब खाना खा रहे थे पोषण, जब पचा रहे थे पाचन, और उसके बाद क्या किया बताइए, उसके बाद क्या किया, उसको एनर्जी ले लिए, क्या हो गया श्वसन, उसके बाद क्या कर दिए, उसको निकाल दिए उत्सर्जन। अब हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, तो इसको बोलेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, ये करने का काम कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, मस्तिष्क याद रखना है,
मस्तिष्क करेगा और इसके साथ अंतःस्रावी ग्रंथि। अब बोलेगा गगन सर अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब सर जी नहीं समझ में आया। तो सर जी ये एक ऐसा कोशिका होता है, ठीक है, कोशिका का समूह होता है जो कि शरीर में हार्मोन बनाने का काम करता है। अब बोलेगा सर हार्मोन भी समझ में नहीं आया। तो हार्मोन है ना एक केमिकल है, ठीक है, हमारे शरीर में जो बहते रहता है, इसका काम होता है उत्प्रेरक का, जब जरूरत पड़ता है तभी आएगा और फिर उसके बाद गायब हो जाएगा स्पाइडरमैन की तरह। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको समझना है जंतु का तंत्रिका तंत्र को, क्योंकि ये वही तंत्र है जो कि तुम्हारा कंट्रोल करता है तुमको। जैसे कोई आदमी है वो सोच रहा है कि हमको कप उठाना है, तो कप उठाएंगे कैसे? दिमाग ऑर्डर देगा भैया कप उठाओ, और कप उठाने के लिए हमारे शरीर में जैसे आप देखे होंगे किरान गाड़ी को, ठीक है, तो किरान जो है एक किरान में आदमी बैठा रहता है और बैठे बैठे स्टीयरिंग घुमाता है और किरान का अगला हिस्सा उठता है नीचे बैठता है। तो यही जो उठने बैठने वाला हिस्सा तंत्रिका है हमारे शरीर में, ठीक है। यहाँ देखिए तंत्रिका कोशिका का जाल होता है, इसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छा तरीका समझना होगा। ये देखिए एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर मैंने आपके लिए सेट किया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी में यार बहुत मस्त मस्त पिक्चर है। देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक स्टार की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये ठीक है। ये इस स्टार को जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्टार के ऊपर जो छोटा सा चीज मिल रहा है इसको बोलते हैं द्रुमिका, हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। अब ये भी कोशिका है, तो भैया जैसे आम कोशिका है उसी तरह ये भी कोशिका है। कोशिका में केंद्रक तो मिलवे करेगा, ठीक है। और ये द्रुमिका है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पतला पतला सा रूम दिख रहा होगा, ये रूम को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। और ये जो है खत्म होता है एक सिरा पे, ठीक है, एक तार की तरह पतला पतला स्ट्रक्चर पे, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। अब भैया जैसे मान चलिए हम अपना दिमाग को बोले कि जाओ चाय लेके आओ, तो चाय लेके जैसे बोले दिमाग से वो मैसेज पहुंचेगा ये द्रुमिका में, और द्रुमिका जो है ये मैसेज यहाँ लेके आएगा और इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? दूसरा तंत्रिका तंत्र तक उसको पहुंचाने का काम कौन कर देगा? एक्सोन। और दूसरा तंत्रिका तंत्र जो है ये कैसे पहुंचाएगा? तो ये तंत्रिका तंत्र है, आपको दिख रहा है दूसरा, इसके बीच में गैप होता है, ठीक है। जैसे हम मैसेज देते हैं क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, विद्युत सिग्नल होता है, ये इसको केमिकल में यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होता है, जिससे क्या होता है ये दूसरा तंत्रिका तंत्र के साथ में जुड़ता है, और इसी तरह ये अलग अलग तंत्रिका तंत्र को जोड़ के शरीर के अलग अलग भाग तक हमारा मैसेज पहुंचाने का काम कर देता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि भैया एक तंत्रिका ई है, देखिए एक तंत्रिका ए है, एक तंत्रिका ए है और एक तंत्रिका बी है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर जी सिनेप्स, ठीक है। और ये जो सिग्नल भेजती है, ये सिग्नल कैसे भेजती है? तो विद्युत आवेग के रूप में भेजती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में भेज देती है, और यहाँ पे रसायन मिलता है जो कि रसायन के रूप में भी होता है, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है। सर जी एक बात बताइए सर, ये डेंड्राइट सर क्या करता है? डेंड्राइट जो है हमारा शरीर का डाटा, डी से डेंड्राइट, डी से डाटा कलेक्ट करता है कि हमको करना क्या है, उसको आगे भेजने का काम करता है एक्सोन। कौन करता है? एक्सोन, ठीक है। और उसको अगला सिरा देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र आपको दिख रहा है, ये दोनों जो है देखिए, जैसे द्रुमिका डाटा कलेक्ट किया, करंट बनना चालू हुआ, करंट आगे आएगा एक्सोन के रूप में, यहाँ तक करंट आएगा। जैसे ही करंट यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ केमिकल निकल जाएगा, केमिकल क्या करेगा? दूसरा तंत्रिका तंत्र से तुरंत जुड़ जाएगा और बोलेगा लो भाई तुम मैसेज पहुंचा दो यहाँ से यहाँ तक, अलग 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 भाग तक, ठीक है। याद रखना है आपको। तो इसका मुख्य भाग आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा भाग है इसमें? यहाँ देखिए सबसे पहले डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट तंत्रिका तंत्र का जो ऊपर का भाग होता है जो कि आपको तारा की तरह दिखाई देता है, उसके ऊपर पतला पतला जो नली होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। इधर नीचे वाला भाग में जो रूम होता है उसको एक्सोन बोलते हैं, और जहाँ पे खत्म होता है उसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो डेंड्राइट क्या करता है भैया? डाटा कलेक्ट करता है, डाटा को सेंड करने का अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? एक्सोन, ठीक है। इतना बात याद रखना है। और सर जी एक बात बताइए, जैसे वृक्क जो है उसका इकाई क्या था? नेफ्रॉन। तो सर जी आपको पता होना चाहिए तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है। मतलब ये तंत्रिका तंत्र पूरा बना हुआ है, इसका एक एक इकाई न्यूरॉन से बना होगा। किससे बना होगा? न्यूरॉन से बना होगा, ठीक है। यहीं पे बात नहीं खत्म हुआ है, बात यहाँ आगे भी बढ़ेगा और आपको ये समझना भी पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको पता होना चाहिए हमारा जीभ जो है, ठीक है, ऐसा क्या होता है जब जीभ पे आप खट्टा चीज डालते हैं तो खट्टा लगने लगता है, मीठा चीज डालते हैं तो पता चलता है तुरंत दिमाग कोई मीठा है, और जैसे कोई मिर्चाई खा लिए, मिर्च खा लिए, कड़वा चीज, तुरंत पता चलता है मिर्च लग गया है। तो कैसे पता चलता है सर जी? आपका जीभ जो है ना उसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे फोन में होता है ना सेंसर, छुइएगा तो ऑन हो जाता है, उसी तरह से टंग जो हमारा जीभ जो है ना इसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ये क्या करता है? जैसे ही आपका मुंह में गया कोई स्वाद वाला चीज तुरंत दिमाग को मैसेज भेज देगा। और दिमाग में आपको पता होना चाहिए अलग अलग भाग होता है जो कि अलग अलग आपका जो चीज है स्वाद उसको सेव करके रख हुआ है। तो जैसे जाएगा खट्टा चीज तुरंत बता देगा खट्टा खट्टा, ठीक है। जैसे मीठा गया मीठा मीठा। उसी तरह से नाक में भी, ठीक है, नाक में भी एक सेंसर होता है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जैसे बेकार चीज, जैसे आप रोड से जा रहे हैं, जैसे आप देखबे किए होंगे
हमारा प्यारा बिहार में, ठीक है, कि यहाँ पे रोड से जा रहे होंगे, रोड साइड में आपको बहुत सारा कचरा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, और कुछ दूर पर जाइएगा तो फूल का बगीचा भी मिल जाएगा। तो कचरा जाइएगा तो पहले कचरा सुन के आपका दिमाग बोल देगा कचरा है, जल्दी भागो यहाँ से भाई। अब फूल का बगीचा में जाके बैठ जाइएगा, काहे कि अच्छा सुगंध आएगा वहाँ पे। तो सुगंध जो सेंस करता है कौन करता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। कहाँ मिलेगा? सुगंध किधर से लेते हैं? नाक से, तो नाक में मिलेगा, ठीक है। टेस्ट कहाँ से लेते हैं? तो जीभ से, तो जीभ में मिलेगा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इंसान का जो ब्रेन है ना भैया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तभी तो हम लोग सबसे विकसित जीव है धरती पर का, ह्यूमन ब्रेन जो है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसान का जो दिमाग है वो दो भाग में बटा होता है। सबसे पहले तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। अब सर जी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या अंतर है हमको समझ नहीं आया, समझाइए। समझाते हैं बउआ, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो ब्रेन से, मस्तिष्क से, और मस्तिष्क से निकलने वाला भाग स्पाइनल कॉर्ड उससे बना होता है। तो समझ में नहीं आया सर हम आपको क्या, आप हमको क्या बताएं। यहाँ देखिए ये आपका मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के नीचे ये देखिए, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसके अलावा जो इसको सहायता करता है, जो इसको अलग अलग भाग तक पहुंचाने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ देखिए सर जी अब करता क्या है आपको पता होना चाहिए। हम कुछ बोले जैसे दिमाग में, तो दिमाग में जो प्रोसेस करने का काम है वो करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और उसको जो है अलग अलग भाग से लाने का काम कौन करता है बताइए? उसको अलग अलग भाग से लाने का काम कौन करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है? कपाल होगा, मतलब हमारा जो सर है उसके नीचे कुछ तंत्रिका होगा ना भैया, और हमारा जो कुछ मेरुरज्जु है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी कुछ तंत्रिका होगा। तो ये दोनों क्या करता है, यहाँ देखिए शरीर के पिक्चर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पिक्चर देखिए पहले, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए तो आप लोग देखिए जो पेरीफेरल है क्या करता है, यहाँ देखिए अलग अलग भाग से ये जो है ना मैसेज को लाने का काम करता है, ठीक है, मैसेज को लाने का काम करता है ये अलग अलग भाग से, ठीक है। ये मैसेज को लाया और दिमाग को दिया, बोला कि देखो यहाँ से मैसेज आ रहा है, तुम जो करना है तुमको करो, ठीक है। तो अच्छा बोलेगा ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काटा है, चुभ गया, तुरंत दिमाग को मैसेज दे देगा, काटा चुभ गया, काटा चुभ गया। तो चुभेगा, मैसेज दिया, मैसेज कौन दिया हमको? मैसेज दिया हमारा शरीर के अलग अलग भाग तक फैला हुआ तंत्रिका कोशिका, उसको हम लोग बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। और जैसे दिमाग में मैसेज दिया हमारा दिमाग तुरंत बोलेगा पैर हटाओ, तो प्रोसेस कर देगा उसको, ठीक है। याद रखना आपको, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो एक केंद्रिका तंत्रिका तंत्र होगा जिसमें क्या मिलेगा? मस्तिष्क मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। और परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या मिल जाएगा? कपाल तंत्रिका मिलेगा और मेरु तंत्रिका मिलेगा। ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और ये जो आपका दोस्त है को भी भेजिए। और बहुत सारे विभिन्न प्रकार का जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जैसे बीपीएससी, टीआरई सब, ये सब, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ब्रेन। अब आपको समझना पड़ेगा यार हमारा जो दिमाग है सर जी तो बहुत बड़ा है, बात तो सही है, लेकिन दिमाग में खाली मैसेज आता है आप लोग का, है खाली मैसेज आता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना है, देखिए दिमाग जो है ना ये 3 भाग में बटा होता है सर जी। जो सबसे अगला दिमाग होता है उसको अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जो बीच में होता है उसको मध्य मस्तिष्क, जो पीछे वाला दिमाग है उसको पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। अब आपको उसका स्ट्रक्चर पूरा समझना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग जो है एक हड्डी में बंद होता है, उसको बोलते हैं क्रेनियन, कपाल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियन बोलते हैं। यहाँ देखिए आपको अगर पिक्चर दिख रहा होगा तो भैया ये वाला जो है ना आगे वाला भाग है अगला मस्तिष्क, ठीक है। और ये देखिए ये बीच वाला मस्तिष्क है, ये देखिए ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया बीच वाला मस्तिष्क, और ये देखिए पीछे वाला मस्तिष्क हो गया ये, ठीक है। आपको याद रखना ये पीछे वाला मस्तिष्क हो गया, पश्चिम मस्तिष्क इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब सर आगे वाला जो मस्तिष्क है इसका क्या क्या कार्य है? तो सर जी आगे वाला जो मस्तिष्क होता है ना यही होता है मस्तिष्क जो आपको सोचने में मदद करता है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत तेज है तो इसका मतलब है उसका फोर्थ ब्रेन जो है, उसका अग्र मस्तिष्क जो है बहुत काम कर रहा है। और यही वो क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग घर बना हुआ है सूंघने के लिए, देखने के लिए। आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप स्मेल को, मतलब अच्छा स्मेल को सुनिएगा तो पता चल जाएगा, और गंदा को भी सुनिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। सेरिब्रम जो है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अगला मस्तिष्क है, अगला मस्तिष्क का एक भाग होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। यही चतुराई का केंद्र है हमारे दिमाग में। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज है इसका मतलब उसका सेरिब्रम बहुत बढ़िया तरीका से काम कर रहा है, ठीक है। और पीछे आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। क्या दिखेगा? मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क के नीचे आपको दिखेगा पश्चिम मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। खाली नाम में पिछला है बहुआ, लेकिन काम बहुत आगे करता ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 ग्रंथि भी दिख रहा होगा, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे शरीर का ताप कंट्रोल करता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जो है इस सब ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे आओ पश्चिम मस्तिष्क पे। सर जी पश्चिम मस्तिष्क क्या? पश्चिम मस्तिष्क जो है 2 भाग से बनता है, पोन्स से और मेडुला से। ये सवाल बार बार पूछता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पश्चिम मस्तिष्क जो है पोन्स और मेडुला से बना होता है। ई जो है हमारा जितना जो ऐसा क्रिया है जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस सब क्रिया को देखने का काम करता है। अनैच्छिक क्रिया को, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, लाड़ आ रहा है मुंह उसको रोक सकते हैं नहीं, ठीक है, याद रखना है। इतना को बात भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। फोर ब्रेन जो है ये सोचने वाला भाग होता है हमारा, अलग अलग क्षेत्र बना होता है सूंघने देखने के लिए, ठीक है। और
सेरिब्रम, यहाँ पे देखिए कपाल के अंदर हमारा दिमाग पूरा बंद है, ये बीच वाला मध्य मस्तिष्क है, नीचे है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। जिस जो क्रिया पे हमारा लोग कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो ये देखने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे एक और आपको फूल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, भूलिएगा नहीं, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। अच्छा आप मेरे दोस्त यहाँ पे देख के बताइए तो आपको दिमाग में ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप देख के बताइए तो सबसे बड़ा भाग आपको कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा भाग आपको दिखेगा सेरिब्रम का। कौन दिखेगा, सेरिब्रम का, जो कि सोचने वाला भाग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपका दोस्त मेरा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ ग्रंथि क्या है। बार बार ग्रंथि आ रहा है जो आपको टेंशन दे रहा है, ठीक है। और कहीं पे ये डिस्कस नहीं होता है क्लास में, क्लास 10 सब में सिर्फ बता दिया जाता है, लिखा दिया जाता है, बच्चों को रटवा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। ग्रंथि क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कोशिका होता है जो कि कुछ रसायन निकालती है। हो सकती है वो रसायन बनाती हो या हो सकता है रसायन को निकालती हो। अब आपको पता होना चाहिए जो ग्रंथि होता है ना, एक जो ग्रंथि होता है जिसको जैसे मान चलिए ये कोई एक्स नाम का ग्रंथि है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ को पहुंचाने के लिए पाइप का जरूरत पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जिस भी ग्रंथि को अपना सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पाइप कुछ पहुंचाने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये आपको याद रखना है, जिसमें पाइप का जरूरत पड़ेगा बाह्य स्रावी, जिसमें नहीं पड़ेगा अंतःस्रावी। तो भैया बाह्य स्रावी जो है जगह में पाइप का जरूरत पड़ेगा, वो क्या निकालेगा, एंजाइम। और जकरा आपको जिसको आपको पता होना चाहिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, उसको एक जगह दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पता आपको कोई पाइप का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए ये निकालती है हार्मोन। क्या निकालती है, हार्मोन। तो आपको याद रखना है बाह्य स्रावी ग्रंथि में लाल ग्रंथि का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा एमाइलेज नाम का एंजाइम निकालता है, ठीक है। क्यों निकालता है, क्योंकि सर जी ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो सर जी क्या सब बाह्य स्रावी एंजाइम निकालता है, हाँ सर जी, जितना बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना सबका सब एंजाइम निकालता है, जितना अंतःस्रावी ग्रंथि है सब क्या निकालेगा, हार्मोन। क्यों, क्योंकि बाह्य स्रावी को पहुंचाने के लिए पाइप का जरूरत चाहिए, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसको पाइप का जरूरत नहीं पड़ता है। क्या करता है ग्रंथि, जो भी केमिकल स्पेशल चीज बना उसको खून में डाल दो और खून भैया शरीर का अलग अलग भाग तक पहुंचा देगा, लेकिन बाह्य स्रावी ऐसा नहीं करता है, बोलता है ना हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल हैं, ठीक है, हम जो है स्पेशल हैं, हम क्या करेंगे अपना सामान को अपने से पहुंचाएंगे, तो ये पाइप से पहुंचाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आप देख रहे होंगे स्त्री और पुरुष दोनों में सेम प्रकार का आपको अंतःस्रावी देखने के लिए मिलेगा तंत्र और ग्रंथि देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ अलग होगा। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक नंबर में आपको दिखेगा पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में जितना भी स्पेशल प्रकार का कोशिका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है यही कल्ला, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोलर। ये सबको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि सर मास्टर पूरा क्लास को कंट्रोल करता है, उसी तरह ये भी पूरा शरीर का ग्रंथि को कंट्रोल करता है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, कौन हार्मोन है, अब बताइए, हार्मोन निकाल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको पाइप को पहुंचाने का जरूरत नहीं है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। जीएच हार्मोन जो कि आपका लंबाई को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है, ताप कंट्रोल करने का काम करता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये नर है और ये मादा है, ये लड़का और ये लड़की है, आपको दोनों में दिख रहा होगा सेम चीज़। इसके अलावा इधर आ जाइए, यहाँ पे अगर आप 3 नंबर में आइएगा तो यहाँ देखिए, इससे पहले 2 नंबर में आ जाइए, यहाँ पे आपका किडनी जो है ना, किडनी के ऊपर, ठीक है, ये ग्रंथि मिलता है कुछ कुछ, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और ये क्या निकालेगा, एक हार्मोन निकालता है। बताइए हार्मोन निकाला है तो कैसा ग्रंथि होगा, ये अंतःस्रावी। एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रिनलिन। क्या निकालता है, एड्रिनलिन। और ये जो एड्रिनलिन है आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी हार्मोन है। जैसे कोई अभी आपके सामने एक सांप दिखा दे, आप कितना स्पीड में भागे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 2 मंजिला मकान है, वहाँ आग लग गया चारों तरफ, आप क्या कीजिएगा, ऐसे बोलेंगे आपको छत पर से कूदो, कूदेगा नहीं, लेकिन जब आग लगा तो कूद जाएगा। काहे कि आपको पता होना चाहिए आपका एड्रिनल ग्रंथि एक केमिकल निकाल रहा होगा, एड्रिनलिन, ठीक है, हार्मोन निकाल रहा होगा, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। गो एंड फास्ट, काम करो और जल्दी भाग जाओ, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है, इसके अलावा एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय आपको मैंने बताया था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। अग्नाशय जो कि इंसुलिन निकालता है, तो वो जो है आपको पता होना चाहिए एक हार्मोन निकालता है इंसुलिन, जो कि शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। और अगर आप एक नर हैं तो विरिसन होगा आपके पास, और वो जो विरिसन है वो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। लड़का में जितना लड़का वाला गुण होता है, मोज दाढ़ी ये सब वगैरह, आवाज़ भारी वारी, ठीक है, ये सब ये देखने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। और लड़की में सिर्फ अलग होता है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अंडाशय होता है, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन निकलती है। इस जितना सारा लड़की वाला गुणों का विकास है सब करती है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, सारा ये काम कर लेगी। सर एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि तो सर आप छोड़िए दिए हैं, कौन सा रे, ठीक है, वो है थायराइड ग्रंथि। सर थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालती है। और सर जी एक कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इस सब को कंट्रोल करने का काम करती है शरीर में। इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड जो है इसको थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। तो जिस आदमी में आयोडीन का मात्रा कम हो जाएगा उसको कौन बीमारी हो जाएगा? घेगा। कौन बीमारी हो जाएगा? घेगा का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब सर जी पादप फूल जो है, सर जी पौधा जो है उसमें भी कुछ हार्मोन होता है। क्या है कि उसमें भी आप देखे होंगे बहुत सारा कंट्रोल। पौधा जो है बढ़ता है, कोई पौधा जो है पत्ती झड़ता है, पत्ती सूखता है, तो कैसे होता है? हार्मोन होगा तभी ना कंट्रोल होगा उसके अंदर। दिमाग तो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए पौधा के पास 5 गो हार्मोन होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहला एथिलीन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा साइटोकाइनिन और 5वां जो है एब्सिसिक एसिड। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एथिलीन जो है ये क्या करता है? इसको फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं। जैसे आप अभी चल रहा है आम का सीजन, तो आम जो है कच्चा है, इसमें गैस के रूप में मिलता है, ये डाल दीजिएगा तो आम पक जाएगा, फल पका देगा आपको ये। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पौधा जो है ना उसका कोशिका का लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? पौधा का जो तना है, सिर्फ तना का बात करें दोस्त, तना को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन क्या करता है? आपको पता होना चाहिए, कोशिका को बांटने का काम करता है। कोशिका बटेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? बताइए, कोशिका बटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, बटेगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा साइटोकाइनिन कहाँ मिलेगा? फल में और बीज में। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, जब पत्ता मतलब जब पुराना होता है तो झरने लगता है, तो झरने का मतलब उसको तोड़ने का काम, मुरझाने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा आपको जनन चैप्टर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा किशोरावस्था क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको जनन चैप्टर भी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग किशोरावस्था समझिए कि भैया ये किशोरावस्था कौन चिड़िया का नाम है? क्या कोई किशोर का नाम है? नहीं नहीं, किशोर का नाम नहीं। किशोरावस्था मतलब ये होता है 11 से लेके जो 19 साल का अवस्था होता है उसको किशोरावस्था बोलते हैं। या फिर आप सिंपली इतना बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा एज है जिसमें आपका शरीर में कुछ कुछ बदलाव आ रहा होता है। जैसे आपके शरीर में जनन क्षमता का विकास हो रहा होता है, और आपको पता होना चाहिए इसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, इसमें लड़का और लड़की दोनों में कुछ चीज़ ऐसा है जो सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कांख जो है और जननांगी क्षेत्र, जनन अंग जो है वहाँ पे बाल उगेगा। इसके अलावा त्वचा जो है कैसा हो जाएगा? तेलीय। ऐसा मतलब जब भी आप आईना के सामने खड़ा होइएगा ना, आपको स्किन पे दिखेगा तेल तेल के जैसा। इसके अलावा शरीर जो है इस पर महीन रोम आने लगेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ है जो लड़का और लड़की दोनों में अलग होता है। वो क्या क्या है? लड़का है तो दाढ़ी मूंछ आ जाएगा, आवाज़ फटने लगेगा। ठीक है, और लड़की है तो आपको पता होना चाहिए ब्रेस्ट साइज जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा निपल्स जो है वो डार्क हो जाएगा, निपल्स का जो कलर है ना वो डार्क हो जाएगा। इसके अलावा पीरियड्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और लड़का में आपको पता होना चाहिए पेनिस जो है ना, पीनस इरेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है पेनिस जो है ना कभी ऊर्ध्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बात आपको याद रखना है। दाढ़ी मुँह आएगा, आवाज़ फटेगा, और यहाँ पे फीमेल में कॉमन होता है ये। ठीक है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा पीरियड्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और निपल्स जो है कलर डार्क होना चालू हो जाएगा। ये सब चीज़ होता है लड़की लोग में बदलाव। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। तो किशोरावस्था समझ में आ गया भैया? ये ऐसा अवस्था है जिसमें शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और बहुत सारे सो कॉल सर जो है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, नहीं समझिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, जनन समझ नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कुछ लड़का लड़की में कॉमन होता है, कौन कौन? कांख में और जननांगी क्षेत्र में बाल आ जाना। ठीक है, इसके अलावा त्वचा जो है तेली हो जाएगा, शरीर पे महीनों में आएगा। लेकिन लड़का और लड़की में क्या क्या अलग होता है? लड़का में दाढ़ी मुँह होता है, लड़की में होता है नहीं। ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ फटने लगेगा, लड़की लोग का आवाज़ पतला हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, और निपल्स का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क। चलिए अब हम लोग समझते हैं जनन। भैया जनन जनन जनन, यार क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बच्चा लोग बड़ा हल्ला करता है इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको ये समझना चाहिए। जनन किसको बोलते हैं भैया? अपना अच्छे को बताता है। कोई जीव जो है अपने से संतान करता है उत्पत्ति, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। 2 प्रकार से होगा भैया। जिसके पास लिंग होगा वो लैंगिक जनन करेगा, जिसके पास लिंग नहीं होगा वो कैसे करेगा? ठीक है, तो कैसे करेगा? अपने आप को बांट के करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। और आपको पता है लैंगिक जनन जो है वो जंतु भी करता है और पौधा भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग पौधा के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में 5 नंबर का सवाल पौधा देता है। या तो पिक्चर बनाना या तो पूछेगा सवाल, और ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। यहाँ देखिए जो फूल आपको दिख रहा है प्यारा सुंदर सा, यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा प्यारा सुंदर सा अंडाशय है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लंबा वाला भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए जो अंडा से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं वर्तिका। जो सबसे ऊपर में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करती है। स्त्री केसर मतलब क्या? सर जी स्त्री का जनन वाला भाग है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो लंबा लंबा आपको दिख रहा है, नहीं स्ट्रक्चर ये बाहर निकला हुआ, इसको हम लोग यहाँ पे लंबा वाला स्ट्रक्चर इसको फिलामेंट, इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसको एंथर, मतलब तंतु और परागकोश। तंतु और परागकोश मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? पुरुष वाला भाग का, उसको बोलते हैं पुंकेसर। तो पुरुष पुरुष पुंकेसर, और स्त्री केसर का स्त्री वाला भाग जनन वाला भाग है। ठीक है ये, और आपको याद रखना है। अब कुछ कुछ पौधा ऐसा है जिसमें खाली मिलता है पुंकेसर नहीं तो स्त्री केसर, तो उसको बोलते हैं एक लिंगी। उसमें एक ही लिंग मिलेगा, या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर, तो उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी पौधा, क्योंकि इसमें एक लिंग मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपीता, तरबूज, ये बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में।
और जो पौधा में दोनों लिंग मिल जाएगा, लड़का का भी पार्ट मिलेगा, लड़की का भी पार्ट मिलेगा फूल का, उसको क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे, दो लिंग मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए गुड़हल और सरसों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पौधा का पूछता है आपसे बार बार कि कौन सा भाग जो है ना फल बनता है? अंडाशय। कौन सा बनता है? अंडाशय। कौन सा बनता है? अंडाशय, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ कि सर पौधा में जो जनन होता है वो कैसे होता है। तो सर जी आपको पता होना चाहिए, पौधा का ऊपर वाला भाग आपने देखा था फूल वाला, उसके ऊपर में कुछ, अब पौधा में देखे होंगे पीला वाला, ठीक है। फूल अगर आप छुए होंगे देखे होंगे उसमें पीला वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं परागन। और यही परागन क्या होता है? जैसे लड़का का क्या कौन सा भाग था फूल का बताइए तो? परागकोश था ना। लड़का क्या था, छोड़िए, पुंकेसर था ना, पुंकेसर, ठीक है। जो पुंकेसर है और जो स्त्री केसर, ये पहुंचेगा कैसे एक दूसरे से? तो पहुंचने का जो क्रिया है ना, बोलते हैं हम लोग परागन। क्या बोलते हैं? परागन। क्या बोलते हैं? परागन। क्या बोलते हैं इसको? इसको परागन बोलते हैं, ठीक है। और ये दो तरीका से हो सकता है, एक स्वपरागन और एक पर परागन। स्वपरागन मतलब अगर फूल के पास दो लिंग है तो इसको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, लड़का का भी भाग है, लड़की का भी भाग है, एक दूसरे में गिर जाएगा, बस जनन हो जाएगा। लेकिन अगर एक लिंगी है तो भैया दूसरे के पास जाना पड़ेगा, और जब दूसरे के पास जाना है तो तीसरा भी एंटर करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, आप देखे होंगे फूल पे बहुत सारा भौरा बैठता है, क्यों? क्योंकि वो जो भौरा है ना, वो एक फूल का परागकण को दूसरे फूल तक ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। क्या बोलते हैं? पर परागन। चलिए अब आते हैं मानव जनन तंत्र में, ठीक है। ये एक सवाल फिक्स ऑब्जेक्टिव में देवे करेगा हर बार कि भैया मानव जनन तंत्र में लड़का का जो जनन तंत्र उसमें कौन सी होता है, लड़की का जनन तंत्र उसमें क्या क्या होता है? तो लड़का के जनन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग है वृषण। ये वही अंग है जो शुक्राणु बनाने का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है। अब जो शुक्राणु बन गया तो उसको ले जाएगा ना कोई पाइप के थ्रू, तो पाइप जो होता है उसको शुक्रवाहिनी बोल देते हैं। जहाँ जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय। और जहाँ से बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? सीसन। इसी तरह से फीमेल मादा में भी होता है, मादा में जहाँ पे अंडाणु बनेगा उसको क्या कहेंगे? अंडाशय। अंडाशय को ढोने के लिए पाइप होगा, उसको अंडवाहिनी। और इसके अलावा गर्भाशय जो यहाँ पे स्टोर होता है, और ग्रीवा योनि आपको बताना चाहिए, जनन इसी मार्ग से होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा नर जनन अंग का भाग नहीं है? तो भैया वृषण है, ये है, शुक्रवाहिनी है, ये है, शुक्राशय है, ये है, सीसन है, ये है, तो कोई नहीं है, अंडाशय दे देगा ऑप्शन में, तो आप गलत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप नर जनन तंत्र को देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है। यहाँ देखिए सबसे पहला अंग जो है नर का, जो सबसे प्रमुख जनन अंग है वो वृषण, क्योंकि इसमें शुक्राणु बनने का काम करता है। शुक्राणु बन जाएगा तो उसको ले जाएगा ना ऊपर, कौन ले जाएगा? उसको ले जाएगा शुक्रवाहिका, और ले जाके जमा कर देगा कहाँ? शुक्राशय में, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड विक्विड इसमें कुछ मिलेगा, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये नीचे आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में लिक्विड रूप में मिलेगा, ठीक है। नीचे उतरते हुए ये यहाँ देखिए मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाएगा शुक्राणु, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वृषण शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से मूत्रनलिका, फिर शुक्राशय, फिर मूत्राशय, और इस तरह से मूत्रमार्ग से होते हुए बाहर। इसी तरह से मादा जनन तंत्र देखिए, यहाँ पे मादा जनन तंत्र में ये है अंडाशय, ठीक है। और ये अंडाशय को ढूंढने के लिए अंडवाहिनी है, तो यहाँ पे अंडा बनेगा, यहाँ अंडा निकलेगा, नीचे आएगा। पीरियड में क्या होता है ना, ये अंडा यहाँ पे जमा होता है, और हर महीना इंतजार करता है कि अब कोई बाहर से आएगा स्पर्म और हमको फ्यूज करेगा, लेकिन आता ही नहीं है, तो ये टूट टूट के बाहर निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पीरियड से। आपको याद रखना है। ये देखिए ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, और ये योनि है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सब मादा जनन तंत्र का भाग है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ एक बहुत मस्त चीज़, प्यारा सा, ठीक है। दोस्तों इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए लड़का का जो युग्मक होता है, नर युग्मक, उसको बोलते हैं स्पर्म, और लड़की का जो युग्मक होता है उसको बोलते हैं ओवम। और जब दोनों मिलता है, दोनों का मिलने का क्रिया को बोलते हैं निषेचन, लेकिन मिल के जो चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। यहाँ देखिए कितना सारा करोड़ों स्पर्म है, ठीक है, जो कि आ रहा है इस अंडाणु की तरफ, और इसके अंदर चला जाएगा, अंदर जाके फ्यूज होगा, मिलेगा एक दूसरे से, उसको क्या बोलेंगे? निषेचन। और जो मिल के चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूण। और यही 9 महीने 10 दिन के बाद आपको एक मस्त प्यारा सा नन्ना मुन्ना राही बेबी की तरह दिखेगा, ठीक। अब चलिए पीरियड से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे। सबसे पहले पूछेगा फर्स्ट टाइम जो पीरियड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनार्ड, की 10 से 12 साल में आता है। लड़की लोग का अलग अलग उम्र भी आ सकता है, हो सकता है किसी में 12-13 में आ जाए। जब ये खत्म होगा, सर जी खत्म कब होगा? खत्म होगा 45 से 50 साल की उम्र में, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और याद रखना है, लड़का लोग जो होता है, मेल सब जो होता है, उसमें स्पर्म बनना कभी भी बंद नहीं होता है, लेकिन फीमेल लोग में जल्दी बनता है। 10 से 12 साल में जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको मेनार्क, जब ये खत्म होता है उसको मेनोपॉज। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सर जी बेबी जो है वो माँ का गर्भ में कैसे रहता है और पीरियड्स कैसे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले बेबी जो है माँ का गर्भ में उल्टा रहता है, ठीक है। ये देखिए बेबी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा वही भाग है जो कि बच्चा को खाना और ऑक्सीजन देने का काम करता है माँ का पेट में, ठीक है। जिस पाइप से जुड़ता है उसको बोलते हैं एम्ब्लाइकल कोड, ठीक है। ये प्लेसेंटा क्या करता है आपको पता होना चाहिए, बच्चा को ऑक्सीजन देता है, क्योंकि शरीर, अब बच्चा जो है शरीर के अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसको चाहिए ना भैया, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेकार पदार्थ भी निकालेगा, तो कैसे बाहर आएगा आपको पता होना चाहिए। माँ के शरीर के किस भाग से बच्चा बाहर आएगा, ठीक है, वो योनि से आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा याद रखना आपको यहाँ पे प्लेसेंटा ये क्या करता है, बच्चा को ऑक्सीजन देगा, ग्लूकोज देगा, बेकार पदार्थ निकालने का भी काम यही कर देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए एक बच्चा जो है जो पैदा होता है एक कोड के साथ पैदा लेता है, देखे होंगे, उसको बोलते हैं एम्ब्लाइकल कोड। और यही कोड से बच्चा को सारा चीज़ मिलता है, और बेकार पदार्थ भी इसी कोड से यहाँ आता है, और ठीक है। और उस दौरान आपको पता होना चाहिए पीरियड्स क्या होता है बंद, क्योंकि देखिए यहाँ पर रास्ता लॉक हो चुका है, तो पीरियड्स कैसे होगा।
अब यहाँ देखिए प्लेट कैसे होता है आपको पता नहीं बहुत होना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो अंडाशय में अंडाणु बनता है, और ये अंडाणु हर महीना जो है ना यहाँ इंतजार करता है कि भैया इधर शुक्राणु आएगा और मेरे साथ डील करेगा, लेकिन शुक्राणु नहीं आता है। तो यहाँ पे मोटा मोटा लेयर होता है जो कि इंडोमेटेरियम का गर्भाशय का जो टूट के कहाँ आता है बाहर, इसी को हम क्या बोल देते हैं ये पीरियड। जब फर्स्ट टाइम आता है उसको क्या बोलते हैं मेनार्क, और जब सेकंड टाइम मतलब जो खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं मेनोपॉज। चलिए अब भैया कुछ जीव जो है जिसके पास जनन करने के लिए अंग ही नहीं है, वो जनन कैसे करेगा? वो करेगा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता है? एक से दो भाग में टूट जाना। तो जो दो भाग में टूट के जनन करेगा उसको द्विखंडन बोलेंगे, लेशमेनिया और अमीबा। और जो बहुत सारा भाग में टूट जाएगा, एक जीव बहुत सारा भाग में टूट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? बहुखंडन। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब कुछ जीव जो है क्या करता है, ये जीव है और जीव का जो कुछ बाहर निकल जाएगा यहीं पे ऐसे मुकुल की तरह हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? मुकुलन, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। इसी तरह पुनर्जनन, बताइए ये तो गजब जीव है यार, ऐसा शक्ति इंसानों के पास आ गया तो मरवे नहीं करेगा। मतलब ये जीव जो है इसको कितनों काट दीजिएगा, जिस भाग से काटिएगा उसी से नया जीव बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं भैया हमारे पास पुनर्जनन का शक्ति है। प्लेनेरिया और स्पायरोगोरा याद रखना है आपको, ये याद। इसके अलावा कुछ जीव जो है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, इसमें ये सब सिस्टम ही नहीं है, तो वो क्या करता है? पानी और हवा के थ्रू एक जगह पे जमा होकर जनन करता है, इसको बोलते हैं बीजाणु संघ, कवक, याद रखना आपको। इसी तरह से आप घर में एक बात देखेंगे, क्या होता है, जो पौधा अच्छा से फसल नहीं देता है उसमें दूसरा पौधा का तना को लाके बांध देते हैं, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है, याद रखना है। और ये भी एक अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना है, गन्ना, गुलाब, केला, संतरा, गुलाब और चमेली, ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है, ठीक है। गुलाब को 5 बार लिखेंगे क्या? मेरा फेवरेट है तो इसका मतलब 5 बार लिखेंगे नहीं यार, ठीक है। तो आई होप यू गाइज लाइक इट, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपका पूरा ये कंप्लीट बायोलॉजी है, अगर आप इसको बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तो मैं ऐसा ही एक फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी लेकर आऊँगा, हिस्ट्री के लिए भी लेके जाऊँगा, ठीक है।